Tariq Martin, who is the Chief of Neurointervention and Co-Chief of Stroke Neurology. I welcome you all on board, and we are part of our Neurosciences department. जो मेन मैसेज आज हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं एक एज ए टीम, वो ये है कि ऐसी आपको एक यूनिट जो कि एक छत के अंदर आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध करा सके, ना केवल बेसिक बट कि जो कि एडवांस सर्विसेज आप अंडर द स्काई न्यूरोसाइंसेस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक क्लासिफिकेशन है डिसऑर्डर्स की, इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, उसका वर्जन जो 10 है उसमें से 80% जो बीमारियां हैं वो न्यूरोलॉजिकल होती है। तो इसका माने कि जो दुनिया भर की जो बीमारियां हैं उनमें से एक मेजर चंक न्यूरोसाइंसेस डिपार्टमेंट डील करता है। तो अगर वो सुविधाएं बेसिक से लेके मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट तक एक छत के अंदर एक टीम द्वारा, विदाउट ये सोचे कि ये मरीज़ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है, क्योंकि ये जो विभाजन है, मल्टी स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स जो बनाए जाते हैं वो मैन मेड है। ऐसा एक इंसानी बॉडी के अंदर कोई विभाजन नहीं है। सो सभी अंग और जो बीमारी है उसमें कहीं ना कहीं मेडिकल इंटरवेंशन, कहीं क्रिटिकल केयर नीड, कहीं पे आपको इमीडिएटली इंटरवेंशन किसी, जैसे कि खून की नस के द्वारा अंदर घुस के उसको या तो ब्लॉक करना या उसको क्लॉट को निकालना, या फिर किसी भी ट्यूमर के कारण कोई मिर्गी पड़ना तो ट्यूमर का इलाज, किसी नस द्वारा कोई उठने वाली पेन तो पेन मैनेजमेंट। ऐसी सभी अगर हम बीमारियों की बात करें तो इमरजेंसी से लेके रूटीन केसेस से लेके उनकी एक आईसीयू केयर से लेके उसको एक सर्जिकल मैनेजमेंट, जो कि एक सिंपल ब्रेन के ऊपर जो सरफेस पे ब्लीडिंग होती है उसके अंदर जब एक छेद बना के उस ब्लीडिंग को निकाला जाता है, उससे लेकर उसका एडवांस ट्यूमर का ट्रीटमेंट जो ना केवल सर्जरी द्वारा बल्कि एक एडवांस्ड रेडियोथेरेपी टेक्निक जिसको हम साइबर नाइफ कहते हैं, वो सब चीज़ों का अगर आप एक टीम द्वारा एक फैमिली टाइप में आप उसका एक इलाज देखें तो वो आर्टेमिस क्रेस्ट न्यूरोसाइंसेस डिपार्टमेंट आपको उपलब्ध कराता है, एक प्रोवाइड कराता है। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सौरभ आनंद, ही इज चीफ ऑफ न्यूरो क्रिटिकल केयर एंड न्यूरो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट आर्टेमिस हॉस्पिटल। डॉक्टर तारिक को मैं पहले ही इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ। इस टीम की इंट्रोडक्शन के साथ साथ बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट, बीइंग एसोसिएट चीफ ऑफ न्यूरोलॉजी, जो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सबको अभी इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ वो है समय। ये एक लिटरल मीनिंग भी है इसका, माने जो शब्द का मायने है, हमें मालूम है कि समय से बढ़ के बलवान कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है। सो इसकी इम्पोर्टेंस एक न्यूरोलॉजी या न्यूरोसाइंसेस विभाग से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि कहा जाता है टाइम इज़ ब्रेन, समय ही ब्रेन है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा मायने है स्ट्रोक में। स्ट्रोक जो कि एक ब्रेन अटैक होता है, ठीक है, जिसमें कुछ लक्षण होते हैं जिनके लिए कुछ निमोनिक बनाए गए ताकि आम जनता समझ सके कि जिस प्रकार से छाती का दर्द हार्ट अटैक हो सकता है, वैसे ही क्योंकि हर ब्रेन के एरिया का जो अपना एक लक्षण होता है, तो इसलिए कई सारे लक्षण स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। तो उसके लिए निमोनिक दिया गया था बी फास्ट, माने यकायक होने वाली, कभी भी बी फॉर बैलेंस, ई फॉर आईज में दिक्कत, दिखने की दिक्कत, एफ फॉर फेस माने चेहरे का टेढ़ापन, ए माने आर्म या लेग की वीकनेस, एस माने स्पीच। तो जो टी है दैट इज टाइम, उसको हमने एक्सपेंड किया इस मैसेज द्वारा। समय मतलब स्ट्रोक में अगर मिनट्स के अंदर एक्ट किया जाए तो आप कई साल अपने बचा सकते हैं, क्योंकि यूजुअली अगर स्ट्रोक में टाइम रहते ऑप्टिमल ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो वो एक परमानेंट डेफिसिट, जिसको हम हैंडीकैप बन सकता है, डिसेबिलिटी एक रह सकती है, वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप टाइमली इंटरवेंशन कर दें, वो क्या हो सकता है कि आप जो मैंने अभी लक्षण बताया बी फास्ट द्वारा, अगर ऐसे लक्षण हैं तो एक स्ट्रोक इक्विप्ड फैसिलिटी जो भी आपके आसपास है उसमें आप पहुँचें, ताकि आपको एक
इक्विप टीम आपके ब्रेन अटैक को हैंडल कर सके, क्योंकि ब्रेन अटैक दो प्रकार का होता है। 85% लोगों में वो ब्लॉकेज के कारण होता है और 15% के अंदर वो लीकेज, जिसको हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं, उसके कारण होता है। लक्षण एक जैसे दिखते हैं। एक केवल सीटी स्कैन द्वारा हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो लक्षण ब्लीडिंग द्वारा है या संभवतः ब्लॉकेज द्वारा है। अगर वो ब्लॉकेज द्वारा है तो अगर समय के अंदर, जिसको हम विंडो गोल्डन पीरियड या विंडो पीरियड कहते हैं, उसके अंदर आप एक ऐसे इक्विप्ड सेंटर पे पहुंचते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को हम क्लॉट बस्टर थेरेपी ऑफर कर सकते हैं। या कुछ ऐसे एडवांस सेंटर जैसे कि हमारा आर्टेमिस क्रेस्ट न्यूरोसाइंसेस डिपार्टमेंट है, जिसके बारे में और चर्चा डॉक्टर तारिक मार्टिन करेंगे, हम उन सिलेक्टेड केसेस में एक वायर डाल के उस क्लॉट को निकाल भी सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर डॉक्टर तारिक और लाइट डालें और इसके बाद न्यूरो इंटरवेंशन के बारे में और बात करें। वो अभी सभी डायरेक्टर्स ज्वाइन करेंगे, तब क्रेस्ट के बारे में और जानकारी देंगे। अभी हम 85% ऑफ द स्ट्रोक, 85% स्ट्रोक जो है वो जैसा बताया गया कि नस के ब्लॉक होने की वजह से होते थे। 2015 तक बड़ी नसों का स्ट्रोक, बड़ी नस का जो स्ट्रोक होता है वो पूरे स्ट्रोक का 2/3 स्ट्रोक की 1/3 ही होता है, 30 to 35%। बट स्ट्रोक से होने वाली डिसेबिलिटी का 70% कारण वो होते हैं और स्ट्रोक से होने वाली मौतों का 80% कारण वो बड़ी नस के स्ट्रोक। इसके ट्रीटमेंट में एक निहिलिज्म था, निहिलिज्म मतलब निराशावाद था कि हम ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे थे, उन मरीज़ों को वापस रिकवर नहीं करा पा रहे थे। 2015 तक ये मरीज़ रिहैबिलिटेशन थेरेपीज़ में चले जाते थे, ये मरीज़ बेड बाउंड हो जाते थे, वेजिटेटिव स्टेट पे रह पाते थे। 2015 में इस चीज़ को सोचा गया कि पहले से सोचा जा रहा था। 2015 में गाइडलाइन आ गई कि अगर इस तरह की बड़ी नस का स्ट्रोक है तो बिल्कुल आवश्यक है, मतलब गाइडलाइन जो है क्लास 1 लेवल ऑफ एविडेंस है, मतलब बिल्कुल ज़रूरी है अगर इस तरह का स्ट्रोक आपको स्टैब्लिश हो रहा है तो तार के द्वारा उस क्लॉट को निकाला जाए। एकदम इस पर कोई डाउट ही नहीं रहा। और वो गाइडलाइन धीरे धीरे 2015 से आज हम 2024 में हैं, ये गाइडलाइन और एक्सपैंड होती जा रही है। पहले 6 घंटे तक थी, 6 घंटे तक स्ट्रोक होने के 6 घंटे तक हम ये पद्धति को कर सकते थे, इस प्रक्रिया को कर सकते थे। और अब कुछ केसेस में 24 घंटे तक कर पा रहे हैं, जहां हमें ऐसा लगता है कि हम ब्रेन सिग्निफिकेंट ब्रेन है जहां हम उसको सैल्वेज कर सकते हैं। अब हम बड़ी नसों से छोटी नसों में भी जा रहे हैं, जो छोटी छोटी नसें हैं उनको भी हम क्लियर करने के लिए टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और डिवाइसेस इवॉल्व हो रही है जहाँ से हम उनको क्लॉट को निकाल सकते हैं। जब भी हमने ये वर्ड कहा 6 घंटे 24 घंटे, इसका मतलब ये नहीं है, एक संदेश नहीं जाना चाहिए पब्लिक में कि हमारे पास तो 24 घंटे हम वेट करके आराम से 24 घंटे पे डिसीजन लेंगे या 6 घंटे पे डिसीजन लेंगे। जितना जल्दी इस्टेब्लिश किया जाए उनका प्रवाह वापस, उतना जल्दी मरीज़ रिकवर कर जाता है। कुछ फॉर्चुनेट लोग होते हैं जिनमें डिलेड रिपरफ्यूजन, डिलेड मतलब देर में खोलने से भी फ़ायदा हो जाता है, लेकिन ये फॉर्चुनेट कुछ कम परसेंटेज लोग होते हैं। ज़्यादातर लोगों में जितनी जल्दी खोला जाए, क्योंकि हमें पता नहीं वो मरीज़ किस कैटेगरी में लैंड करेगा, तो क्लियर कट सा इंडिकेशन है कि अगर हमने स्ट्रोक आइडेंटिफाई किया है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर जहां इस तरह की हर चीज़ें सुविधाएं अवेलेबल हों और इस प्रोसीजर होने के बाद उसकी देख रेख के लिए, उसके पोस्ट प्रोसीजर के लिए एक रोबस्ट क्रिटिकल केयर टीम बिल्कुल अवेलेबल हो जो उसको रिकवरी में हेल्प कर पाए। सो समराइज ब्रेन, तो जैसे डॉक्टर तारिक ने बोला, अब जब हमारी टीम एक बार उनको असेस करके स्ट्रोक एस्टेब्लिश करती है, हमारा जो स्ट्रोक प्रोग्राम है वो हमारे एक टीम के द्वारा चलता है, जिसमें कई बार ऐसा भी होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन मरीज़ के पहुंचने से पहले हो जाती है, क्योंकि एम्बुलेंस या तो शिफ्ट कर रही है उसको या किसी और हॉस्पिटल में वो पहुंचे हैं। वहाँ के डॉक्टर्स क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पे ये सुविधाएं उपलब्ध हैं और मरीज़ क्वालिफाई करता है उन सब ट्रीटमेंट के लिए, तो वो हमें एक्टिवेट कर देते हैं और या फिर वो जो प्राथमिक ट्रीटमेंट है वो दे के हमें शिफ्ट करते हैं। जैसे ही इमरजेंसी में आता है
एक कम से कम समय में उसकी ब्रेन इमेजिंग, फिर उसके ये जो आपको मैंने आईवी थ्रोम्बोलिसिस या जो क्लॉट बस्टर थेरेपी के बारे में बताया था, साथ के पैरेलली ही जो डॉक्टर तारिक की टीम असेस करती है कि क्या वो पेशेंट क्वालिफाई करता है उस तार के ट्रीटमेंट या क्लॉट निकालने के ट्रीटमेंट में, एंड पैरेलली डॉक्टर सौरभ आनंद की टीम आईसीयू की हमारी उस मरीज़ की केयर में जुट जाती है, क्योंकि जैसे ही पेशेंट कभी भी क्रिटिकल इवेंट है तो उसको अगले 24 से 48 घंटे कई बार ऐसे होते हैं जिसमें बहुत माइन्यूट बीपी का कंट्रोल और बहुत स्ट्रिंजेंट कंट्रोल की ज़रूरत होती है, और ये प्रोसीजर में भी डॉक्टर सौरभ आनंद की जो टीम है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो डॉक्टर तारिक से हम मूव करना चाहेंगे डॉक्टर सौरभ आनंद की तरफ, जहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से न्यूरोक्रिटिकल केयर और न्यूरो एनेस्थीसिया इस स्ट्रोक प्रोग्राम में अपना रोल निभाती है। देखिए, हमारी टीम इसके अंदर यूनिक क्यों है? पहली बात तो जनरली बाकी हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि एनेस्थीसिया की एक टीम होती है, फिर एक टीम आईसीयू के अंदर देख रही होती है। जब इस तरीके का स्ट्रोक का पेशेंट आता है, एनेस्थीसिया की टीम को कॉल होता है, फिर एनेस्थीसिया की टीम या तो घर से आती है या कई बार हॉस्पिटल में भी स्टेशन होती है, और वो उस केस को करवाने के लिए क्लॉट को निकलवाने के लिए लैब के अंदर जाती है और हेल्प करती है डॉक्टर तारिक की टीम को कि एनेस्थीसिया दिया जाए उस पेशेंट को और उसको निकाला जाए। उसके बाद भी उसके बाद आईसीयू की टीम एक भिन्न टीम होती है, उसके अंदर उस पेशेंट को जाके फिर से जाके वहाँ पे रख दिया जाता है, फिर आईसीयू की टीम अलग से देखती है। हमारी टीम खास इसलिए है कि एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर टीम, जिसे हम न्यूरो एनेस्थीसिया और न्यूरो क्रिटिकल केयर टीम कहते हैं, वो एक ही अम्ब्रेला के अंडर काम करती है, जिसका हेड मैं हूँ। तो हमारी टीम एक सीमलेस मूवमेंट के तहत काम करती है। प्री ऑपरेटिवली भी उस पेशेंट को देखती है, अभी उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तब से देखना शुरू किया। ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी जाके उसको हमने देखा, क्योंकि हमने ही बेहोशी और एनेस्थीसिया दिया, और उसके बाद हमारी ही टीम उसको आईसीयू में भी देख रही है। तो किसी भी पॉइंट पे पेशेंट एक टीम से दूसरी टीम की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर जिसे हम कहते हैं कि एक ट्रीटमेंट जो स्टार्ट हुआ वो यथावत बना रहेगा, उसके अंदर कोई गैप या किसी भी और डॉक्टर को जाके इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक सीमलेस एक्टिविटी है। जैसे कि स्ट्रोक के अंदर बताया कि समय की जो हमारा समय है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसके अंदर। अगर हम छोटी सी बात करें तो हम 1 सेकंड में 32,000 न्यूरॉन्स खो देते हैं, और 1 मिनट के अंदर हम 2 मिलियन न्यूरॉन खो देते हैं। अगर 1 घंटा आप डिले हो तो आप ये मान के चलो कि पेशेंट की एज 4 से 6 साल बढ़ गई, अगर हमने ट्रीटमेंट 1 घंटे के बाद किया। तो इसका मतलब जैसा डॉक्टर तारिक ने आपको समझाया कि अगर हम इंतज़ार, ऐसा मतलब नहीं है कि हम 4 घंटे में ट्रीटमेंट दे सकते, तो अभी तो चलो 1 घंटा ही हुआ, हम 1 घंटा देख लेते हैं कि रिकवर करेगा कि नहीं करेगा। जितनी जल्दी हम वहाँ पे पहुँच पाएंगे, उतनी जल्दी हम उतने सारे न्यूरॉन्स को बचा पाएंगे और पेशेंट एक बेटर कंडीशन के अंदर हम घर भेज पाएंगे। तो इसमें परिवार का रोल सबसे अहम इसलिए है कि वो समय पे मरीज़ को, जैसे हार्ट अटैक का तो सबको पता है, हाथ में दर्द हुआ, छाती में दर्द हुआ, लेके जाना है। तो जैसा डॉक्टर मनीष ने बताया, निमोनिक फेस का, एटलीस्ट फेस भी अगर आप याद रखें कि चेहरे में टेढ़ापन आ रहा है, आर्म्स या लेग्स में वीकनेस आ रही है, इस तरीके की अगर प्रॉब्लम हमें आ रही है, स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है, तो FAST का मतलब है टाइम, समय। ये समय बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे ट्रीटमेंट में। अगर समय डिले हो गया तो सारी चीज़ें होने के बावजूद भी कई बार हम पेशेंट को वो चीज़ नहीं दे पाते हैं जो पेशेंट का हक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरे प्रकरण के अंदर। एज है, जब भी हम स्ट्रोक की बात करते हैं ना, तो हम कुछ रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। रिस्क फैक्टर्स 2 प्रकार के रहते हैं, नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल वो जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो है किसी की भी उम्र, किसी का जेंडर। जैसे कि ये प्रूवन है कि मेल्स जो हैं, मेल जेंडर जो है वो ज़्यादा प्रोन है किसी भी इस टाइप के स्ट्रोक के लिए देन फीमेल्स। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, हमारी खून की नसें भी एज करती हैं, तो उनमें स्ट्रोक होने का चांसेस बढ़ता है कुछ। मगर हम जब भी बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक की, या किसी को अगर स्ट्रोक आ चुका है तो उसके रिस्क रिडक्शन की, तो दोबारा स्ट्रोक ना आए, तो उसके अंदर हम बात करते हैं उन रिस्क फैक्टर्स की जो मॉडिफाइड है। उनमें से आपके सबसे इंपॉर्टेंट आता है धूम्रपान। आपको धूम्रपान बिल्कुल रोकना है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल, हाइपरटेंशन कंट्रोल, उसका निरंतर रेगुलर ट्रीटमेंट अंडर प्रॉपर मेडिकल केयर करना चाहिए। डायबिटीज़ का कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल, आपको कोई थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से सीडेंट्री लाइफस्टाइल तो नहीं है।
आपके कई लोगों को आपने सुना होगा कराटे बहुत लेते हैं क्योंकि मोटापा है, तो बॉडी वेट कंट्रोल और साथ में अगर वो कराटे के कारण उनकी ऑक्सीजन रात को सोते वक्त गिर रही है, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, उसका कंट्रोल, ये सभी रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना और कंट्रोल करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि खून पतला करने की दवाई लेना एक ऐसे जो कि स्ट्रोक में जिसमें ब्लॉकेज आ रहा है। क्योंकि मैं हमेशा सबको समझाता हूँ कि गाड़ी आप चला रहे हैं, अगर आप तेज़ स्पीड पे चला रहे हैं, शराब पी के चला रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स की पालना नहीं कर रहे हैं, तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ गए। एक एक करके रिस्क फैक्टर कम करते जाइए तो आपके अपने एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। तो ये कहता है रिस्क रिडक्शन। जो इंसान सभी चीज़ों को फॉलो कर रहा है फिर भी उसका रिस्क है, क्योंकि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स भी, मगर ये कहीं नहीं कहता कि रिस्क फैक्टर्स कम की नहीं किए जा सकते। तो जो कई क्रॉनिक केसेस होते हैं उनके अंदर भी इंटरवेंशन का रोल रहता है, उसके बारे में डॉक्टर तारिक बताएंगे। और क्या स्कोप ऑफ सर्विसेज हैं जो न्यूरो इंटरवेंशन नामक एक डिपार्टमेंट है पूरा न्यूरो साइंसेज डिपार्टमेंट में, उसमें आती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे डॉक्टर तारिक। पहले आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था एज से रिलेटेड, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्या यंग एज में स्ट्रोक हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हम ज़्यादातर स्ट्रोक के मरीज देखते हैं वो एल्डरली होते हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिस में एक जनरल सी मान्यता है पब्लिक में कि भाई स्ट्रोक तो बूढ़े लोगों में ही होता है, 50-60 साल के बाद डायबिटिक हाइपरटेंसिव वो ही नहीं, यही लोग होते हैं जो स्ट्रोक होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारी प्रैक्टिस में हम महीने के 3 से 4 मरीज यंग स्ट्रोक के देखते हैं, और ये इंसिडेंस बिल्कुल मैं इसके साथ दावे के साथ कह सकता हूँ हमने पोस्ट कोविड इंक्रीज़ पाया है। कोविड के बाद यंग स्ट्रोक का इंसिडेंस इंक्रीज़ हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस इन्वायरमेंट में, जिस लोकेलिटी में और ज्योग्राफी में हम रहते हैं, गुड़गांव, इसमें बहुत यंग पॉपुलेशन है, बहुत यंग पॉपुलेशन, उनकी लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस हैं, उनके वर्क पैटर्न में चेंजेस हैं, उनकी हैबिट्स जो हैं वो डिफरेंट डिविएट हो चुकी है। तो ये भी एक कारण है यंग स्ट्रोक होने का। और जब भी हमारे पास यंग स्ट्रोक आता है ना, और हम उनकी फैमिली को, ज़्यादातर जो यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन है वो आते हैं, उनकी फैमिली यूजुअली दूर में होती है, उनको फ़ोन में जब इन्फॉर्म करते हैं, उनके कलीग्स लेके आते हैं, उनको जब हम बताते हैं कि भाई आपके मरीज़ को स्ट्रोक हुआ है, डिसबिलीफ, इसको स्ट्रोक 20 साल में, 25 साल में स्ट्रोक कैसे हो सकता है? तो स्ट्रोक किसी को भी स्ट्राइक कर सकता है एट एनी एज। अगर क्लॉट बनने की, उसकी नस में क्लॉट बनने की टेंडेंसी है, उसकी आर्टरी जो खून ले जा रही है उसके अंदर टेंडेंसी है, तो स्ट्रोक कैन स्ट्राइक एट एनी एज, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि। दूसरा जो एक और चीज़ मैं अपनी स्कोप ऑफ सर्विस से पहले बात करना चाहूँगा, आप लोग के माध्यम से हम ये चीज़ अवेयरनेस को फैलाना चाह रहे हैं। ये एक हमेशा से हमारा प्रयास रहा है कि पब्लिक के अंदर जाएं और लोगों के अंदर स्ट्रोक अवेयरनेस, जैसे आप लोगों ने सुना ना कि बहुत कॉमनली सुना है ये तो हार्ट अटैक हो गया, लेकिन स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस नहीं है। हमने ऐसे ऐसे मरीज़ देखे हैं जो अस्पताल के पास में रहते हैं और जिनको स्ट्रोक हो जाता है, लोग इस चीज़ से अवॉइड, पहले तो डिनायल होता है कि नहीं स्ट्रोक तो हो ही नहीं सकता, ये तो कुछ सुन्न हो गया है, इसको थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। स्ट्रोक चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो ये होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आता हूँ अपनी न्यूरो इंटरवेंशन, हम जब स्पेशलिटी की बात करते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है समझाना कि हम एज ए न्यूरो इंटरवेंशन क्या करते हैं। न्यूरो इंटरवेंशन एक नई स्पेशलिटी है, ये न्यूरो साइंस का सेकेंड पार्ट ऑफ जो डेकेड था 2000 की, इसमें ये एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ न्यूरो साइंस बना। बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं तो एक तरह का हम प्लम्बिंग का जॉब करते हैं दिमाग की, ब्रेन की नसों में, या वो लीकेज कर रही हो या ब्लॉक हो गई। तो जैसे प्लम्बर नसों को, लीकेज को रोक देता है या ब्लॉक को खोल देता है, तो दिमाग की नसों को हम बहुत सारी डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, और ये बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही हैं। आज से 10 साल पहले हम जहाँ थे, आज 10 साल पहले उसमें ऐसी ऐसी चीज़ों को हम कर पा रहे हैं जो बिल्कुल सोच नहीं सकते। तो काफ़ी ट्रेमेंडसली फास्टली इवॉल्विंग फील्ड है, नए चीज़ें आ रही हैं जिसमें बहुत सारी जो चीज़ों का जहाँ हमें आंसर नहीं था कि ये ट्रीट कर सकते हैं,
उन चीज़ों को, जैसे स्ट्रोक एक एग्जांपल है, लार्ज वेसल स्ट्रोक, उसको हम ट्रीट कर पा रहे हैं। ये एक कैथलैब के अंदर, कैथलैब बेस्ड मशीन के अंदर प्रोसीजर होता है। अब जब हम कैथलैब की बात करते हैं तो कार्डियोलॉजी कैथलैब भी होती है, कार्डियोलॉजी के भी आपने सुने होंगे प्रोसीजर्स होते हैं, वो कैथलैब में होते हैं। बट जो न्यूरो की डेडिकेटेड कैथलैब होती है, न्यूरोलॉजी के प्रोसीजर, जहाँ इस तरह के प्रोसीजर्स हो सकें, वो एक अलग ही मशीन होती है। उसकी हाईएस्ट एंड मशीन जो कंट्री में कहीं भी अवेलेबल हो सकती है, दुनिया में कहीं भी अवेलेबल हो सकती है, रादर आई वुड से, वो हमारे पास है विद ऑल इनकॉर्पोरेटेड सॉफ्टवेयर। तो हर तरह के प्रोसीजर्स, मशीन और पर्सनल, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं विद द मटीरियल्स। तो वी हैव गॉट ऑल 3 ingredients अवेलेबल टू हैंडल एनी सॉर्ट ऑफ दीज प्रोसीजर्स which can be done anywhere in the world, even somewhere I would say rather it can be done better than anywhere else in the world. देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बहुत ही इसमें बताया, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क जो चीज़ें हैं, तो उसी चीज़ को मैं दोहरा रहा हूँ। एज, सेक्स और रेस जो है वो एक नॉन मॉडिफाइबल, इनको तो आप बदल नहीं सकते ना। मॉडिफाइबल रिस्क में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये और या मेटाबॉलिक डिजीज़, ये सब एक कारण होते हैं स्ट्रोक को करने की। तो ये कारणों को हम बदल सकते हैं। एक चीज़ जो है लैक ऑफ स्लीप, स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म है किसी भी स्ट्रोक के प्रिवेंशन के लिए, जिसको कम तवज्जो दी जाती है। ये आपकी गलत धारणा है, ये गलत धारणा है, नहीं ये होता, किसी ने नहीं बोला, ये गलत धारणा है। कम होता। देखिए, एक बहुत कॉमन सा वो है, जब तक वुमेन के अंदर उनका जो साइकिल्स है, हार्मोनल साइकिल्स नॉर्मल फेज पे चल रही होती, तो इट गिव्स अ सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन, सम सॉर्ट, नॉट कंप्लीट, अगेन आई विल रिपीट द वर्ड, एक कुछ हद तक प्रोटेक्शन देता है इस मैकेनिज्म को होने का। तो इसीलिए थोड़ा इंसिडेंस एज कंपेयर टू मेन दे आर लेस, बट नो नहीं है, ज़ीरो नहीं है।